This conference will now be recorded. Today's topic is how to write first program, or should I say hello world program in C language, and टर्बो ऑन टर्बो आईडी। ठीक है, तो टर्बो आईडी पे हम पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो मैंने लिखा हैश। सबसे पहले हेडर फाइल्स हम लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं, राइट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें सबसे पहले ये दो हेडर फाइल्स की नीड होगी। ठीक है, बहुत डिटेल में इनके बारे में आप एकदम थोड़ा लेट सीख पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम ये मान के चलेंगे कि इज अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, दो हेडर फाइल लगाई। उसमें से एक हेडर फाइल जो हमारी है वो है studio.h। ठीक है, और ठीक है, और जो हमारी दूसरी हेडर फाइल है वो है conio.h। राइट, तो एक्चुअली है क्या, जो हमारी studio.h हेडर फाइल है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउट। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउट। कोनियो का मीनिंग है कंसोल इनपुट आउट, यानी कि CON का मतलब कंसोल, IO का मतलब इनपुट आउटपुट। ऐसे STD का मतलब स्टैंडर्ड, IO का मतलब इनपुट आउट। राइट, एक्चुअली स्टैंडर्ड इनपुट से क्या मतलब, तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब होता है उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जिनको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस माना गया है ना। तो स्टैंडर्ड हमारा इनपुट डिवाइस जो कंसीडर होता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है ना, और हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर कह सकते हैं या डिस्प्ले कह सकते हैं, है ना। जो भी आपके लैपटॉप में रहे तो भाई वो आपका डिस्प्ले हो गया। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो अलग से एक मॉनिटर आता है ना। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिस्प्ले हो गई। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड, जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर। एक्चुअली हेडर फाइल्स का काम होता है कि जैसे conio.std.io एक हेडर फाइल है, ये हमारे कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस को होल्ड करती है ना। सबसे को हम कहते हैं सी लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरीज क्या है, सी लाइब्रेरीज का मतलब है ग्रुप ग्रुप ऑफ हेडर फाइल, ग्रुप ऑफ हेडर फाइल, दैट मीन्स ए सी लाइब्रेरी। राइट, मैं पूरा लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ हेडर फाइल। तो सी लाइब्रेरीज का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ हेडर फाइल। एंड व्हाट इज द हेडर फाइल? हेडर फाइल्स इज जस्ट लाइक ना इनबिल्ट कंसेप्ट जो पहले से ही प्रोग्रामिंग को बताया गया है, प्रोग्रामिंग के अंदर इनबिल्ट किया गया है। और इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या है, इन हेडर फाइल्स के अंदर हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस।
कांस्टेंट, कीवर्ड, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, इन हेडर फाइल्स के अंदर पहले से कीवर्ड्स तो मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन प्रीडिफाइन फंक्शन एंड कॉन्स्ट ये इन हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी फिक्स है। कीवर्ड का मीनिंग तो डायरेक्टली कंपाइलर को बताया जाए है ना, कंपाइलर को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म हो गए जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी सारी चीजें हो गई है ना, कोई बात नहीं। अभी हम पहले फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, उसको चलाना सीखेंगे, और उसके बाद ये धीरे धीरे सारी चीजें हमें समझ में आती चलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिलहाल जो कंसेप्ट है वो है हेडर फाइल्स का। तो हेडर फाइल्स एक तरह की ऐसी फाइल्स हैं जिनका मीनिंग पहले से हमारे कंपाइलर को पता है, उनका यूज पहले से पता है, और इन हेडर फाइल्स के अंदर बेसिकली हमारे फंक्शंस की जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं उनकी फंक्शनल उनकी डिक्लेरेशन है। हेडर फाइल्स के अंदर क्या है, इनकी डिक्लेरेशन। एक्चुअली जब हम कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज द फंक्शन, द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन। इन दैट केस आई एम शोइंग यू कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन फंक्शन क्या है, फंक्शन को सीधी भाषा में कहें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शंस का सेट। सेट को मैं कह सकता हूं ग्रुप, ग्रुप ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग सम इंस्ट्रक्शंस है, आई एम राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन 1 2 3 ठीक है। अब इनको मैं ग्रुप में कब कहूंगा, मैं इनको ग्रुप तब कहूंगा जब मैं इन्हें किसी बॉक्स के अंदर बंद करूं। तो ये मेरा है करली ब्रेसेस, और ये मैंने क्लोज स्टार्ट करली ब्रेसेस किया, ओपन करली ब्रेसेस किया। कंप्यूटराइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है ना, और क्लोजिंग करली ब्रेसेस हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, इनका बड़ा रोल है। तो यानी कि इस करली ब्रेसेस के अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन कर दिया, राइट, और इस इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को मैंने कोई नेम दे दिया। लेट्स सपोज आई एम गिविंग नेम एम, जस्ट सपोज है ना, इसको मैंने कोई नाम दे दिया। अब मैंने इस एम के साथ ये पेरेंथेसिस भी लगा दी है ना, यू नो दैट इज व्हाट पेरेंथेसिस, यानी कि फंक्शन की डिक्लेरेशन का एक पार्ट है। यानी कि जब भी कोई फंक्शन हम बनाएंगे उसके साथ ये पेरेंथेसिस का होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो फंक्शन हमारा बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो यानी कि ये पेरेंथेसिस क्या है, एक तरीके से पेरेंथेसिस भी है, लेकिन एक दूसरे शब्द में हम इनको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर। यानी कि एक मैंने ऐसे ग्रुप बनाया, कोई ग्रुप बनाया मैंने इंस्ट्रक्शन का, और उस ग्रुप को मैंने कोई नाम दे दिया, लेट्स सपोज आई एम गिविंग एम, है ना। एक दूसरा ग्रुप बनाया, उसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, सम F1, ठीक है, F1। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है और उसका कुछ जो नाम है, वही मेरा क्या कहलाया जा रहा है, फंक्शन कहलाया जा रहा है। कि मुझे लगता है कि यार मेरा एक स्टेटमेंट में काम नहीं खत्म हो सकता, मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट चाहिए किसी भी काम को खत्म करने के लिए। तो सेम एक टाइप के काम को खत्म करने के लिए मैं मल्टीपल स्टेटमेंट जो लिख रहा हूं उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा, और उस ग्रुप को यूज करने के लिए आई नीड टू गिव सम नेम, मुझे उसे कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नाम नहीं दूंगा तो मैं उसे यूज कैसे करूंगा, उसे कॉल कैसे करूंगा, है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है ना, यू नो सी इज ए वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, आपको इसका नाम नहीं पता। तो ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, ओए इधर आ, अरे भैया सुनना, लाल शर्ट पीली शर्ट, लाइक दिस, है ना। बट सी इज ए वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज, वो ऐसे नहीं बुलाती किसी को, वो कहेगी आई रिक्वायर्ड ए नेम। आपने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे, दैट्स ओके, बट इसका नाम तो बताओ जिससे आप इसे कॉल करोगे, है ना। कंपाइलर जो है वो एक सज्जन व्यक्ति है ना, सेंसिबल पर्सन, तो कह रहा है कि आई रिक्वायर्ड ए नेम। तो आप इस ग्रुप का जो नाम दे रहे हो, वो नाम जो हम इस ग्रुप को दे रहे हैं और जिसके साथ हम ये पेरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, जिसको मैंने एक और वर्ड बोला फंक्शन डिक्लेरेशन ऑपरेटर, वो जो है वो हमारा कहलाया जाएगा फंक्शन।
ठीक है। तो सेट यानी कि पहले से कुछ फंक्शन डेनिस रिची ने हमें दे रखे हैं। डेनिस रिची, यू नो दैट, द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। तो डेनिस रिची ने हमें पहले से कुछ ऐसे फंक्शन दे रखे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन दे रखे हैं, जिनको यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं ना। हर चीज के लिए फंक्शन नहीं दिए, वो फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है जहां पर यूजर को हर चीज के लिए फंक्शन मिला हुआ है, जैसे जावा है, पाइथन है ना, डॉट नेट है। यहाँ पे हर काम के लिए फंक्शन मिला हुआ है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन सी में, सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बट फंक्शन कंपैरेटिवली अदर हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर लिमिटेड है। आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अपने खुद से लिखने होंगे। तो फिर भी कुछ बहुत सारी चीजें एक तरीके से सपोर्ट, प्रोग्रामर के लिए सपोर्ट डेनिस रिची ने दे रखा है इन फॉर्म ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, कि भाई हमने पहले से कुछ फंक्शन बना के रख रखे हैं, उन फंक्शंस का यूज करके प्रोग्रामर आगे उसको एनहांस कर सकता है, प्रोग्रामिंग लिख सकता है, राइट, अपने प्रोग्राम को लिख सकता है। तो कुछ लिमिटेड फंक्शन, एक लिमिटेड सपोर्ट हमें डेनिस रिची ने प्रोवाइड किया हुआ है। वो जो लिमिटेड सपोर्ट है, वो जो फंक्शंस हैं, वो उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। भाई अगर मेरे पास 10 फंक्शन है, 10 चीजें हैं, है ना, जैसे आपके पास खाने के लिए आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बाउल्स को यूज करते हो ना, कटोरी को यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? दाल है, चावल है, सब्जी है, ऐसा तो नहीं कि एक ही प्लेट में आपको रख दिया जाता है, नहीं। क्या हो जाएगा? मैशअप हो जाएगा, है ना। तो यही बस सिंपल सी बात है कि मैशअप ना हो, इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल्स बनाई गई, और उन हेडर फाइल्स के अंदर एक तरीके के फंक्शंस को रखा गया, ठीक है। जो फंक्शंस उस हेडर फाइल को सपोर्ट करते थे या उस हेडर फाइल से रिलेटेड थे, उसके नाम से रिलेटेड थे, उन सारे फंक्शंस को एक हेडर फाइल के अंदर रखा गया। फिर दूसरे तरह के फंक्शंस को दूसरी हेडर फाइल के अंदर रखा गया। इस तरीके से यानी कि हेडर फाइल्स एक तरीके से मैनेज कर रही हैं हमारे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस को, जो एक तरीके का सपोर्ट है प्रोग्रामर की, कि भाई मालूम पड़ा कि मुझे हेलो प्रिंट करना है। अब हेलो प्रिंट करने के लिए भी मुझे एक लंबा सा कोड लिखना पड़ा, नहीं। जेनेसिस जी ने क्या किया कि ठीक है, अगर ये काम करना है तो हम आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन देते हैं जिसका नाम है प्रिंट। उन्होंने पहले से फंक्शन दे दिया, ठीक है, कि इस फंक्शन का आप यूज करो, पहले से बना हुआ है, बस आपको अपना कंटेंट आपको पता होना चाहिए, आपको क्या प्रिंट कराना है, बाय दिस फंक्शन यू कैन प्रिंट। ओके, तो प्रिंट हम कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अभी अभी आगे इसमें और डिटेल में हम जाएंगे कि प्रिंट हम कहाँ पे कर रहे हैं। प्रिंट हम कर रहे हैं अपने आउटपुट स्टेट पर, है ना, यानी कि मॉनिटर पर प्रिंट कर रहे हैं, और मॉनिटर भी हमारे क्या स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट है। तो इस तरीके से ये जो प्रिंट फंक्शन है, जो हमारे मॉनिटर पर कुछ डेटा प्रिंट कराने वाला है, वो फंक्शन हमारा किस हेडर फाइल में होना चाहिए? डेफिनेटली वो फंक्शन हमारा होना चाहिए स्टूडियो डॉट। तो क्या इसमें है? यस, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हेडर फाइल जो है वहां पर फंक्शन की डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। इनसाइड द हेडर फाइल्स देयर इज ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मीन्स, डेफिनेशन का आप देखिए समझ में आ रहा है, डेफिनेशन का मतलब है कि फंक्शन करेगा क्या, राइट। फंक्शन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, करेगा क्या मतलब फंक्शन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ थे? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द डेफिनेशन, दैट पार्ट इज कॉल्ड द डेफिनेशन। means what function will do. You are providing some instruction, that means you are providing some definition to the function कि भाई फंक्शन क्या करेगा। वो डेफिनेशन स्टूडियो डॉट एच के अंदर नहीं, वो कहीं लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर है, जिसको आप रीड नहीं कर सकते डायरेक्टली। स्टूडियो डॉट एच को आप खोलोगे, यू कैन इजीली रीड दैम कि प्रिंट फंक्शन कहाँ है, आपका स्कैनर फंक्शन कहाँ है, गेट फंक्शन कहाँ है, गेट फैक्टर फंक्शन क्या है, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो यू कैन रीड देम वेरी इजीली, स्टूडियो डॉट एच यू कैन रीड, नो प्रॉब्लम, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इनकी डेफिनेशन सर कहाँ रखी गई है, तो इनकी डेफिनेशन रखी गई है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, और वो लाइब्रेरी फाइल्स ऑलरेडी कंपाइल्ड है। मीन्स कंपाइल्ड का मतलब है कि दे आर इन द मशीन कोड, यू कैन नॉट रीड देम डायरेक्टली, ओके। आप उनको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, दे आर एनक्रिप्टेड कह सकते हैं उनको, ताकि ऐसा ना हो कि उन सारी चीजों को बंदा कॉपी करे और एक अपनी अपनी एक नई सी लैंग्वेज खड़ी कर दे। तो डेनिस रिच ने इन सारी चीजों को हाइड रखा, फंक्शंस उन्होंने दिए हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशंस को प्रोग्रामर से, यूजर से उसको हाइड रखा है कि उसको वो डेफिनेशन यूज कर सकता है लेकिन डेफिनेशन नहीं दे सकता।
हाँ, एक टाइप के ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिनको यूजर अपना बनाएगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर अपने बहुत सारे फंक्शंस बनाएगा, उनकी वो डेफिनेशन देख सकता है, उनकी वो सारी चीजें वो कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जो पहले से बने हुए इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनकी डिक्लेरेशन studio.h के अंदर रखी गई है, उनको वो उनकी डेफिनेशंस को, उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखा जा सकता कि उसके अंदर क्या किस तरीके से कोडिंग की गई है, ठीक है। वी आर ओनली यूज देम, राइट। एंड वन थिंग इज हियर कि टू यूज एनी फंक्शन, किसी फंक्शन को यूज करने के लिए हमें कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस रखने पड़ते हैं। उसमें पहला है डिक्लेरेशन, DECLERATI, यानी कि फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन दिखेगा कैसे, है ना, फंक्शन दिखेगा कैसे, उसका नाम क्या होगा, ये पहले से फिक्स करना होता है, जिस पार्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि फंक्शन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, फंक्शन करेगा क्या, दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन। एंड द लास्ट वन इज कॉल, कि भाई आपने एक फंक्शन बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, है ना, उसको डिफाइन भी कर दिया, डेफिनेशन मतलब डिफाइन भी कर दिया, वो बता दिया कि वो करेगा क्या। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कॉल, कि उसको आपको यूज करना पड़ेगा। कॉलिंग मतलब यूज, जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे तब तक कैसे काम करेगा वो, है ना, इतना वो, तो आपको उसे यूज करना पड़ेगा, उसको कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट इज फॉर द फंक्शन इज कॉलिंग, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स के अंदर है प्री डिफाइंड फंक्शंस की, डेफिनेशन कहीं लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर है जो एक प्रोग्रामर से हिडन होती है, और कॉलिंग, कॉलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉलिंग उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी ने एक फंक्शन दिया जिसका नाम है मेन, ठीक है, मेन फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये है तो लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि पहले से डिफाइंड फंक्शन है ना, पहले से डिफाइंड है, पहले से डिक्लेयर भी है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो देता है प्रोग्रामर अपने यूज के साथ, है ना। ये जो मेन फंक्शन है, दिस इज एम्प्टी डेफिनेशन फंक्शन, इसके अंदर कोई पहले से इंस्ट्रक्शन फिक्स नहीं किए गए, ठीक है। फिर ये बनाया क्यों गया, अगर पहले से इंस्ट्रक्शन फिक्स नहीं किए गए हैं तो ये बनाया क्यों गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए यू नीड ए स्टार्ट पॉइंट, ओके। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश को आप पढ़ते हैं लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। हिंदी को भी आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, है ना। अगर हम बात करें, और इंग्लिश और हिंदी को हम लिखते भी लेफ्ट टू राइट है ना, ठीक है। अगर हम बात करें उर्दू की तो मुझे नहीं आती है, लेकिन बस इतना पता है कि उसको पढ़ा जो जाता है वो राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है ना। अब आप सोचो कि इस डिक्लेरेशन को मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ने लगूं तो क्या मीनिंग आएगा, नहीं आएगा। अगर उर्दू को मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ने लगूं क्या मीनिंग आएगा, नहीं आएगा। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि भाई कहाँ से उसको हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। ऐसे ही कंपाइलर के लिए डेनियल ऋषि ने ये फिक्स किया कि कंपाइलर को वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो जो प्रोग्राम है वो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, और वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज द मेन फंक्शन, राइट। And the main function, why is I'm saying the main function, because that main keyword, that main word having this parenthesis, और मैं पहले बता चुका हूँ कि जहां पर भी parenthesis आते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है ना। तो मेन फंक्शन से हमारा कंपाइलर इसको पढ़ना स्टार्ट करता है, ये पहले से फिक्स है। आप कहीं से भी अपने प्रोग्राम को पढ़ने के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते, वो मेन से स्टार्ट करेगा, यानी कि मेन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं डायरेक्टली केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा जाएगा, अदरवाइज किसी इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप मान लीजिए कि हर एक प्रोग्राम का ये इसेंशियल पार्ट है कि आपको मेन लगाना ही लगाना है, और उस मेन फंक्शन का काम क्या है, कंपाइलर प्रोग्राम में सबसे पहले मेन ढूंढता है और मेन से फिर एक एक स्टेप को पढ़ना स्टार्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करता है। पढ़ता है, मशीन कोड में चेंज करता है, पढ़ता है, मशीन कोड में चेंज करता है, कोई एरर है तो वो आपको बता देगा, कोई एरर नहीं है तो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन कोड में चेंज कर देगा, और फिर फाइनली वो मशीन कोड हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे वो रन करा देगा, ठीक है ना। तो दिस इज द वे। एंड अगर आप यहाँ पर देखें इन माई कोड, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसमें मैं ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। या
तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडर फाइल्स लगाई हैं studio.h, pune.h, और मैंने यहाँ पे मेन से पहले लिखा है एक void क्यों लिखा है, अभी मान लेते हैं एक सिंटैक्स का पार्ट है। अभी हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैं आपको ये प्रोग्राम बताने के लिए, एक छोटा सा प्रोग्राम बताने के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग जा चुके हैं। एंड यहाँ पर जो गेट ch लगा हुआ है ये भी एक तरह का फंक्शन है। ये खैर मैंने पहले ही लगा दिया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि फंक्शन कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंथेसिस लगे हुए हैं। और यहाँ पर हो जाता है कर्ली ब्रैकेट पर। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज का क्या पंगा है, ये अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट जो जहाँ से ये ओपन हो रहा है और जहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ये जो पूरा बीच का पार्ट है ना, ये है मेन फंक्शन का स्कोप। ये वर्ड काफी बार आएगा आपके सामने। तो इसको हम कह रहे हैं स्कोप। स्कोप का मतलब क्या हुआ, एरिया। जैसे लिखा होगा आपने, आपने बहुत सारे घर देखे होंगे, बंगले देखे होंगे, या बहुत सारे मैरिज होम देखे होंगे, या कुछ आपने रोड साइड में खेत देखे होंगे। तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि चारों तरफ एक फेंसिंग होती है। फेंसिंग मतलब चार दीवारी कह सकता हूँ, तो वो एक कांटे वाले तार से फेंसिंग हो सकती है ना। एक चारों तरफ से खंबे लगा के एक फेंसिंग कर दो। तो फेंसिंग का क्या मतलब, फेंसिंग का मतलब है कि भाई हमारी सीमा, हमारी जो स्कोप है एक पर्टिकुलर, ये खेत का स्कोप इतना है। आपने देखा होगा जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो वहां पर भी लिखा होता है कि वेलकम इन पर्टिकुलर सिटी। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको लिखा होगा वेलकम इन दिल्ली। जब आप वापस आएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा आपका आपके आगमन पे हमें बहुत खुशी हुई, फिर पधारिएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। यानी कि किसी भी चीज के लिए एक स्कोप डिसाइडेड है कि पर्टिकुलर चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म है ना। ऐसे ही दिस इज द मेन फंक्शन स्कोप। इसके बाहर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो मेन फंक्शन का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा, और कंपाइलर, जो चीज का कंपाइलर है वो उसे भी रीड नहीं करेगा। वो केवल उन्हीं से इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा जो इस मेन फंक्शन के स्कोप में लिखे गए हैं। इससे बाहर अगर आप कुछ भी लिखेंगे वो उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं, अब मुझे लिखना है, अभी डिटेल हमारी हो चुकी हैं और मुझे लिखना है अपना का पहला प्रोग्राम। तो उसके लिए मुझे जल्दी से उसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मेन फंक्शन हम लगा चुके हैं और इससे पहले एक वॉइड लिख रहा है। वॉइड क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि फिलहाल ये हमारे सिंटैक्स का पार्ट है, ओके। एंड कर्ली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मुझे एक हेलो प्रिंट करना है, ठीक है। आई वांट टू प्रिंट हेलो। अब ऐसे हेलो लिखने से हेलो प्रिंट नहीं होता है ना। वी नीड सम इंस्ट्रक्शन। हमें अब हेलो हमने बोल दिया ऐसे नहीं होगा। अब हमें इस लैंग्वेज के हमें ग्रामर यूज करनी होगी, इस लैंग्वेज से हमें सारे फीचर्स यूज करने होंगे अगर हमें कुछ काम करवाना है इस कंप्यूटर से, राइट। तो अगर मुझे कुछ भी अपने आउटपुट स्क्रीन पर, उसको दूसरा नाम है हमारा कंसोल स्क्रीन, क्या कहते हैं आउटपुट स्क्रीन को, कंसोल, CONSOLE। अगर मुझे कंसोल पर कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए मुझे अपने अब मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा और जिसका नाम है प्रिंट एफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, प्रिंट एफ। Yeah, my charger is connected and yeah, it's all good. Just continue. तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन यूज करने, अब इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको आपको लिखना होगा डबल पोस्टर, दिस इज मैंडेटरी, ओके है ना। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना है हेलो 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 वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट कराई और यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बाद एक टर्मिनेटर होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकोलन। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग का अपना एक टर्मिनेटर है जिसको कंपाइलर को ये बताता है कि भाई यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, राइट, सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन चलाया जाएगा और हमारा प्रोग्राम हो चुका है पूरा। और ये देखिए कि printf के बाद मैंने एक और फंक्शन रखा है गेट cs। क्यों रखा है ये बात की बात है, मैं एक फंक्शन और लगा रहा हूँ printf से पहले, Clear. clr, that means clear string। clr stands for clear, str for string, where get मतलब get ch, get a character, ch stands for the character, Correct. get for the get, right। and
ठीक है, अब मेरा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है फाइनली इतने सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद। और तो अब कराना है हमें रन कराने का क्या मतलब है कि भाई अभी तो ये जो मैंने कोड लिखा है वो लिखा है सी लैंग्वेज, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है वो सी नहीं समझता, बाइनरी समझ में आता है। तो अब बाइनरी कैसे समझाए? तो यहाँ पर ना डेनिस विकी ने हमें एक और फंक्शन दिया है, पहले से बना हुआ एक प्रोग्राम दिया है, फंक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, प्रोग्राम है बेसिकली। वो है हमारा कंपाइलर। अब कंपाइलर ये काम हमारे लिए करेगा कि जो हमने सी लैंग्वेज का एक कोड लिखा है कि बाइनरी में तो हम नहीं लिख रहे हैं, और बाइनरी हमने सीखी भी नहीं है, हमने तो सी सीखी है। तो डेनिस विकी ने क्या किया कि एक पहले से एक प्रोग्राम बना दिया कंपाइलर, जो सी लैंग्वेज के कोड को मशीन के अंडरस्टैंडेबल कोड में करेगा। ठीक है, तो वैसे तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F9 होती है रन कराने के लिए और कंपाइल करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। तो देखिए हम जाएंगे रन विंडो में, और यहाँ पर देखिए दे रखा है पहले Ctrl+F9, तो आप ऐसा करके इसको रन करा सकते हैं, लेकिन केवल आपको इसको कंपाइल करना है, केवल अभी फिलहाल हमें रन नहीं कराना, हमें इस कोड को अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में चेंज करना है। ठीक है, आप देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए लाइन नंबर्स आ रहे हैं, ज़्यादा लाइन नंबर, इसको नीचे करूँगा लाइन नंबर बढ़ेंगे, है ना, तो बी शोइंग द राइट नंबर, ये हमें कॉलम कैरेक्टर नंबर दिखाता है। अभी हम अगर यहाँ तक हम लिखते तो हम 57 कैरेक्टर्स लिखते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अभी ये जो हमारा कंटेंट है वो 17, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 17, एक दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट। तो ये हमारे कैरेक्टर्स गिनता है एक पर्टिकुलर लाइन में, तो ये हमारी लाइन नंबर यहाँ से चलती है। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हो वो हमारे कैरेक्टर्स गिनता है। ठीक है, तो देखिए अभी कितनी लाइन है, 7 लाइन है ना। तो मैं इसको करना कंपाइल कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं अपने प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने करा तो ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे कुछ लिखा है कि exe फाइल source.run.exe के बारे में बाद में सीखेंगे। लिंकिंग pc.lib.cs.lib, आपको याद है मैं भी बता रहा था कोई लाइब्रेरी फाइल के अंदर रखा होगा, उसकी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल के अंदर, तो ये वो लाइब्रेरी फाइल है। सॉरी सॉरी मैं मिस्टेक कर रही, आई एम जस्ट ट्राइंग यू अगेन। चलिए अभी मैं शायद उसके बाद ये, हाँ तो अरे यार तो किया था, ऐसे चला गया। ये कभी कभी प्रोसेसिंग शो करता है बच्चों, ये ऐसा ही है, कंपाइलर का ही है, ये बहुत पुराना आईडीई है, तो कभी कभी शो होती है कभी कभी नहीं होती है, ना राइट। तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इसको क्लिक ना करूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि ये tc.lib.cs, यानी कि cs.lib के अंदर ये हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड हैं उनकी डेफिनेशन कहीं यहाँ पर लिखी है। ठीक है, cs.lib मैं ये फाइल आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी। टोटल टोटल लाइंस कंपाइल कह रहा है 461, अभी तो हमने 7 लाइन की लिखी, ये 461 लाइन कहाँ से है ना। दूसरी बात आती है लिंक्स पास टू, यानी कि 2 लिंक इसके साथ कनेक्टेड हुए हैं, वार्निंग 0, लिंक की वार्निंग 0, एरर 0 एंड लिंक एरर 0। ठीक है, यानी कि 2 पास में ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, और ये tclib नाम की हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम ने कनेक्ट किया है, और हमारी फाइल का नाम learn.c था, और रन कंपाइल होने के बाद उसने learn.exe नाम की फाइल बनाई है। क्यों? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं विंडोज पर, और विंडोज जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है .exe फाइल, दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है कि अवेलेबल मेमोरी, तो 1969 के मतलब किलोबाइट, इतनी मेमोरी को इसने हमारे प्रोग्राम में ऑक्यूपाई किया, रन होने के लिए इतनी मेमोरी को हमारे प्रोग्राम ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, यूज किया है। बेसिकली जो अवेलेबल मेमोरी ये शो कर रहा है वो कर रहा है बच्चों रैम, कि रैम के अंदर उसने कितना स्पेस किया है इस प्रोग्राम को रन करने। यह 1969 के मतलब किलोबाइट, और तो थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करें तो ये 1.969 MB हो गया, या इसको शॉर्ट में मैं कहूँगा 1.96 MB। ठीक है, क्योंकि 1 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के अंदर 1000 किलोबाइट होता है जनरली, वैसे तो 1024 होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से उसको हम 1000 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये 1.96 MB हो गया।
एग्जैक्टली करो तो 1969 में से 1024 को माइनस कर देना, तो फिर वो हो जाएगा 1 MB, और जो भी बचे वो हमारा हो जाएगा ठीक। चलिए, तो बैक टू द टॉपिक। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है अदर मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ठीक है, तो F9 से हमने किया, अब हमें करना है रन। तो रन करने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल प्लस F9। तो ठीक है, अपने कीबोर्ड से हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस F9 एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल प्रोग्राम आउटपुट दैट इज हेलो वर्ल्ड, राइट। यहाँ पर आ चुका है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, और यही मुझे कराना था प्रिंट, क्योंकि प्रिंट के मैंने अंदर ये लिखा हुआ था। तो अब आप सोचिए कि एक थोड़े से काम को करने के लिए आपको एक लंबी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। खैर बच्चों, ये लंबी सी जो कोडिंग है ये आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये कोडिंग मैंने 1 सीखी है। हेलो वर्ड मुझे बार बार नहीं लिखना, मैं जितनी बार चाहूँ तो इसको एक सिंगल क्लिक पर रन करा सकता हूँ। ठीक है, अब ये सोचिए अगर यहाँ पर 1000 लाइन का कोई कोड होता ना, हेलो वर्ड आप कहोगे सर कितनी देर में कंट्रोल F9 कर रहे हैं, लिख लेंगे, फिर कंप्यूटर से ये काम कैसे करवाओगे, ये तो प्रोग्राम ह्यूमन वाला हो गया ना। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे, और फाइनली हमने फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम को करा दिया है, राइट। अब बात आती है इसकी इंटरनल वर्किंग की कि कैसे ये काम कर रहा था। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई और कुछ चीज़ें हमारी रह गई। तो ये जो बच्चों प्रिंटफ फंक्शन है, इसका काम है कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर कुछ लेके आना, राइट। जैसे कि जो आउटपुट स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन तो चलाई जाएगी, बट इसको हम कहते हैं कंसोल, CONSOL, कंसोल स्क्रीन भी कहते हैं, आउटपुट स्क्रीन भी कहते हैं। तो एक ब्लैक स्क्रीन है और एक ब्लू स्क्रीन, ठीक है। यही ट्यूटोरियल आपको यही सब कुछ देखना है। कंट्रोल F9, ब्लैक स्क्रीन, नॉर्मल, ब्लू। ब्लू स्क्रीन है दैट इज द सोर्स स्क्रीन। सोर्स स्क्रीन का मतलब है जहाँ पर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, और दैट ब्लैक स्क्रीन मीन दैट इज द आउटपुट स्क्रीन, जहाँ पर भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखा है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ने क्या आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो मिलने वाला है हमें इस लोकेशन, राइट। तो प्रिंटफ फंक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल पर किसी भी तरह के आउटपुट को प्रिंट करता है, बशर्ते वो हमने डबल कोट के अंदर रखा हो। ये बहुत कंपलसरी है, जो भी आप कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमारा डबल कोट के अंदर होना चाहिए। और ये प्रिंटफ फंक्शन की डिक्लेरेशन आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी स्टूडियो डॉट नेट। आपको दिखाऊंगा, स्टूडियो डॉट के अंदर आपको मिलेगी प्रिंटफ फंक्शन डिक्लेरेशन। और अब आती है कि CLSCR इसका क्या काम है, सर डेट का क्या काम है। तो CLSCR क्या कर रहा है कि हर बार आपके आउटपुट को नया कर रहा है। ठीक है, आपको हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है ना, मैं इसको बहुत बार चला रहा हूँ लेकिन एक बार ही हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एक बार इसलिए आ रहा है कि सोचिए कि जैसे ये मेन फंक्शन से हमारा कंपाइलर पढ़ना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले चीज क्या पड़ेगा, वो CLRSCR, और मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड हमारा 2 बार लिखा है। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि जो पुराना हमारा आउटपुट था वो भी यहाँ पर है और नया आउटपुट भी है। अब देखिए अब तक का आउटपुट क्या है, 2 बार हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं तीसरी बार इसको रन करूंगा तो 2 बार तो पहले का था, और तीसरी बार ये वाला नया आउटपुट हमारा ये आ रहा है, लास्ट वाला, राइट। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो पुराने वाली सारी चीज़ों को हमारी स्क्रीन से क्लियर कर देगा, और फिर हमें सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया, देखिए आप देख लीजिए सेमीकोलन नहीं लगाया तो उसके लिए स्टेट से लगा दिया। एक सेकंड मैं हटा देता हूँ, सेमीकोलन मैंने हटा दिया है। इसके लिए जो एरर है वो क्या है, वो एरर है स्टेटमेंट मिसिंग। क्या कह रहा है, नहीं भैया, एरर 1 पहले सेमीकोलन लगाया तो तब नहीं आ रही थी एरर। सेमीकोलन लगेगा CLS से आगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एरर क्या आती है, एरर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए स्पेस अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें स्पेस एरर मिल जाएगी। तो मैंने लिखा स्टेटमेंट, इसमें एरर दिया, उसने कहा लाइन नंबर 5 में एरर है। कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 5 में, लेकिन लाइन नंबर 5 तो ये है, लेकिन एरर तो यहाँ पर है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस लाइन को दोनों को कंबाइन मार रहा है। ठीक, वो क्या समझ, कंपाइलर क्या समझ रहा है कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर जाके खत्म हुई है, तो कह रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। तो इसके बाद हमारा आएगा सेमीकोलन, और फिर अब हमारी कोई एरर नहीं आएगी। तो क्लियर स्क्रीन का काम क्या है, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है ना। तो इसकी फंक्शनलिटी हमें कहाँ मिलने वाली है, इसकी फंक्शनलिटी मिलेगी बच्चों कोनियो डॉट, मतलब फंक्शनलिटी सॉरी डिक्लेरेशन मिलेगी इसकी कोनियो डॉट एच के अंदर। और कोनियो डॉट एच के अंदर हमारी फंक्शन की डिक्लेरेशन है। डेफिनेशन में आपको पहले ही दिखा चुका था कि cs.lib के नाम से एक फाइल थी, उसके अंदर थी ना। तो क्लियर स्क्रीन की डिक्लेरेशन आपकी इसके अंदर, इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। गेट स्टेज का काम क्या है, गेट स्टेज का मतलब होता है गेट कैरेक्टर।
लेकिन जैसे हेलो वर्ड प्रिंट कराया और सपोज मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ तो क्या होने वाला है? तो होने वाला ये है कि जैसे मैंने इसको कंट्रोल F9 करके रन करूंगा, आउटपुट तो आए नहीं, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली आउटपुट तो आ रहा है। अब होता क्या है कि जैसे हमारा प्रोग्राम ये स्टेटमेंट उसने पढ़ी है ना, ये स्टेटमेंट उसने पढ़ी, तुरंत वो हमारे प्रोग्राम को बंद कर। लेकिन गेट ये एक स्मार्ट वर्क हमने करके लगा दिया यहाँ पर, वरना स्क्रीन को होल्ड करने का कोई तरीका यहाँ पर था नहीं। तो गेटसेट का काम क्या है कि गेट ए कैरेक्टर एक तरह का इनपुट फंक्शन, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तरह का इनपुट फंक्शन है। तो जैसे मैं हेलो वर्ड लिख देता हूँ, जैसे मेरा प्रोग्राम के थ्रू मेरा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाता है, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि गेट ए कैरेक्टर, कैरेक्टर देना है। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? तो आप ये समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कीबोर्ड की एवरी की एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट की जाती है ना, कीबोर्ड की एवरी वर्किंग की। अभी मैं कहूँ कि भैया कैप्स लॉक, टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वैलिड कैरेक्टर की, चाहे वो कोई सिंबल हो, चाहे वो कोई स्पेस हो, चाहे वो इवन टैब भी एक कैरेक्टर की डेफिनेटली मैंने भी तो बोल दिया। तो टैब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे गेट सी एच, अभी कहाँ पर रुका हुआ है, गेट सी एच रुका हुआ है, तो हमारे गेट सी एच को मिल जाएगा एक कैरेक्टर और वो हमें लेके जाएगा। तो गेट सी एच हम इसलिए लगाए ताकि हमारी आउटपुट की स्क्रीन होल्ड हो। मैं यहाँ से स्पेस प्रेस करूंगा तब भी सोर्स स्क्रीन पर आ जाएगा, मैंने यहाँ पर F1 प्रेस किया तब भी सोर्स स्क्रीन पर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, डेल से भी आ रहा है, डेल भी एक वैलिड की है। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पर होम, होम से भी आ रहा है ना, होम के बाद मैं करता हूँ एंड से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारी वैलिड कीज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंट्रोल और इनसे और कैप्स लॉक, इनसे वो हमारी होम स्क्रीन तक नहीं आ रहा था। तो इन फंक्शंस की भी एक तरीके की वैलिड कैरेक्टर्स भी हैं, तो उनसे भी हमारा वर्किंग करता है। तो गेट सी हमारा सिर्फ क्या करता है, कैरेक्टर को होल्ड करता है। जैसे उसे एक इनपुट मिल जाता है, वो ले आता है हमारे प्रोग्राम को, हमें ले आता है या फिर हमारे कंट्रोल को ले आता है सोर्स स्क्रीन पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ए बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, इस हेलो वर्ड की जगह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग लिखनी है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर अरुण, ओके, कैप्स लॉक इज ऑन, दैट्स फाइन, अरुण गुप्ता। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंटेंट यहाँ पर लिखिए, करिए ट्राई, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा पाएँ। एक से ज़्यादा भी प्रिंट आप कर सकते हैं, तो मैंने किया एजुकेटर, एजुकेटर, लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये था, सर यहाँ पर तो हमने अलग अलग लाइन में लिखा है प्रिंट है, यहाँ पर तो आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है, ऐसे क्यों? तो देखिए क्या होता है कि आप ना इस पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हेडर फाइल के बाद, हेडर फाइल के बाद पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में लिखते चलेगा, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में लिखा कि रन करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रीडेबिलिटी ना डाउन हो गई, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ से चल रही है। तो वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर ने ये कहा कि एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी इन ए डिफरेंट लाइन, यानी कि हर एक इंस्ट्रक्शन को आप अलग अलग लाइन से लिखिए, ताकि रीडेबिलिटी आए, समझ में आएगी कौन सी लाइन कहाँ खत्म हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो वो क्या कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट एफ को सिंगल लाइन ट्रीट करता है, और जितने प्रिंट एफ लगाएंगे और सबको एक ही लाइन में शो। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको जब लगाना होता है बैक स्लैश, क्या लगाना होता है, बैक स्लैश, इसका मतलब है न्यू भाई, या तो इस लाइन के लास्ट में है ना, या फिर इस लाइन से पहले, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी कर्ली कोटेशन मार्क के अंदर, फिर डबल कोटेशन मार्क है, Q2 बोलते हैं, डबल कोटेशन Q2 भी कहते हैं। तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमें बैकस्लैश लिखना है, और आप देखेंगे कि मैं आ जाऊंगा न्यू लाइन में, दोनों स्टेटमेंट न्यू लाइन में आ गए। यहाँ पर एक और बैकस्लैश देता हूँ, देखिए एक लाइन का गैप आ जाता है। देखिए पुराना आउटपुट ये कैसे किया मैंने, ये किया मैंने Alt F5, Alt F5, प्रीवियस आउटपुट Alt F5, राइट।
और मुझे करंट आउटपुट देखना है तो देखिए एक लाइन का गैप आ गया। मैं एक और लगा देता हूँ, पॉसिबल है 2 लाइन का गैप आ गया, एक और लगा देता हूँ, पॉसिबल है 3 लाइन का गैप आ गया। तो आप जितनी मर्जी आप बैक से फैन लगा सकते हैं, उतनी ही लंबा ऑफ लाइन का आपको मिल जाएगा गैप, राइट। ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा अब तक का एक फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम का सिनेरियो। 2 changes in the printf statement, 1 program, okay, 2 backtests, and it's all about today. Bye bye. Bye.